Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of सितंबर वीक 4। आज हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर वीक 4 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर्स को समझना है और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उसे भी देखना है ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। द 5 पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की 5 ऐसी कंट्रीज जो पाम ऑयल का इंपोर्ट करती हैं, उन्होंने अभी हाल ही में मिलकर एक ग्रुप बनाया है, एशियन पाम ऑयल अलायंस। एशियन पाम ऑयल अलायंस किन्होंने मिलकर बनाया? कौन कौन सी ऐसे देश हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। ये 5 ऐसे देश हैं जो साउथ एशिया में हैं। इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, एशियन पाम ऑयल अलायंस। एशियन पाम ऑयल अलायंस, ये जो ग्रुप बना है, अभी हाल ही में कौन सी समिट हुई थी? अभी 25th ग्लोब ऑयल समिट, 25th ग्लोबल समिट अभी हाल ही में आगरा उत्तर प्रदेश में ये समिट हुई थी और इन 5 देशों ने मिलकर ये अभी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम रखा है एपीओए। एपीओए जिसके चेयरमैन रहेंगे, जिसके चेयरमैन कौन रहेंगे? अतुल चतुर्वेदी इसके चेयरमैन रहेंगे। याद रखना है, एपीओए नया ग्रुप बना है। एपीओए नया ग्रुप बना है। 5 देश जो पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, उनसे मिलकर ये ग्रुप बनाया गया है। पता चल चुका है ये जो ग्रुप बना है वो अभी हाल ही में ग्लोबल इंडिया समिट अभी हाल ही में यूपी के अंदर जो आगरा है वहां पर हुई थी। वहां पर यह डिसीजन लिया गया कि ये पांचों देश मिलकर ये ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, और यूपी के अंदर जो समिट हुई थी, पता चल गया अगली बार ये समिट कहां पर होनी है? अगली बार ये जो समिट होनी है वो होनी है इंडोनेशिया के अंदर 2023 में। इस बार ये ग्लोब ऑयल समिट कहां पर हुई थी? यूपी के अंदर। अगली बार ये समिट कहां पर होनी है? इंडोनेशिया में होनी है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। बस ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, इतना सा नाम आपको याद रखना है, ऐसी कंट्री का जो पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला पॉइंट आता है हमारा इसरो। इसरो सभी को पता है इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बनाया है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड नीज। मतलब एक कोई ऐसी नीज बनाई है जो माइक्रो प्रोसेसर से पूरे पूरे तरीके से कंट्रोल्ड है। एन इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल लिम्ब which can benefit above knees amputees to walk with the comfortable jet। तो भाई बात ये चल रही है, इन्होंने ना एक आर्टिफिशियल नीज बनाई है। नीज समझते हैं ना, गोडा। एक आर्टिफिशियल नीज बनाई है जो प्रॉपरली तरीके से वर्क करेगी और जैसे भी जहां पर भी मुड़ने की जरूरत हो वो अपने आप ही बेंड हो जाएगी, जहां पर सीधा चलने की जरूरत हो वो सीधा अपने आप ही हो जाएगी। आर्टिफिशियल तरीके से ये काम करने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए इसरो ने इसे बनाया है। इसमें इसरो का साथ दिया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, साथ साथ इसरो तो है ही है। इन्होंने मिलकर इस आर्टिफिशियल नीज को बनाया है। याद रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल नीज अभी हाल ही में इसरो और इसरो के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो गया, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया। इन्होंने मिलकर ये सारा काम किया और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड क्या बना दी? नीज बना दी है। तो याद रखिएगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड नीज बनी है जिसका नाम माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल नीज है। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल नीज एमपीकेएस, एमपीकेएस। ठीक है, चलो पता चल गया। इसरो की बात चल रही थी तो इसरो के चेयरमैन का नाम तो पता होना ही चाहिए। इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? एस सोमानाथ, एस सोमानाथ। और डिफरेंट डिफरेंट देशों की
स्पेस एजेंसी के नाम तो आपको रटवा रखे हैं मैंने, इंडिया की इसरो, जापान की जाक्सा, चाइना की सीएनएसए, रशिया की रोस्कोसमोस, है ना, ये आपको पढ़ा रखे हैं। इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? इसरो के चेयरमैन का नाम एस सोमनाथ है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला हमारा न्यूज ये आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च, हमारे देश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल ऐप, जिसका नाम रखा है साइन लर्न। क्या नाम है? साइन लर्न, जो 10,000 वर्ड पर बेस्ड है। साइन लर्न नाम की डिक्शनरी अभी हाल ही में जो आर्टिफिशियल, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ऐसे लोग जो साइन लैंग्वेज को समझते हैं, साइन लैंग्वेज को समझते हैं, सिंपल सी बात है, जो लोग सुन नहीं सकते तभी तो साइन लैंग्वेज के थ्रू इन्हें समझाया जाता है। तो साइन लैंग्वेज पर बेस्ड अभी हाल ही में 10,000 वर्ड की एक डिक्शनरी बनाई गई है। तो ये जो 10,000 वर्ड की एक डिक्शनरी है, जिसको अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है ये 10,000 वर्ड की एक डिक्शनरी। याद रखिएगा उसका नाम क्या है? साइन लर्न। डिक्शनरी का नाम क्या है? साइन लर्न। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। उसके साथ साथ ये जो ऐप है, ये डिक्शनरी वाली जो ऐप है, द ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसको अभी लॉन्च किसने किया है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है? प्रतिमा भौमिक। प्रतिमा भौमिक ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च की 10,000 वर्ड वाली साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वाली ऐप, साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वाली ऐप। ठीक है, इसको बनाया किसने? साइन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द इंडियन साइंस लैंग्वेज डिक्शनरी ऑफ द इंडियन साइंस लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने इसे बनाया है। साइन लर्न है किस पर बेस्ड? पता चल गया। बनाया किसने? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने इसे बनाया है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। साथ साथ और बताओ, साइन लैंग्वेज की बात चल रही है, वो कौन लोग यूज करते हैं साइन लैंग्वेज? जो लोग हमारे ढंग से, तरीके से सुन नहीं सकते हैं, तो साइन लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। लेकिन साइन लैंग्वेज डे भी आपको पता होना चाहिए। साइन लैंग्वेज डे हमारा जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है हर साल 23 सितंबर को, जिसका इस बार का थीम था साइन लैंग्वेज यूनाइटस। साइन लैंग्वेज यूनाइटस, जिसका इस बार का थीम रखा गया था। तो ऐप पता चल गई। ऐप का नाम बस क्या है? साइन लर्न। इतना सा सफिशिएंट है। ऐप लॉन्च हुई है साइन लैंग्वेज वाली, नाम क्या है? साइन लर्न। 10,000 वर्ड पर बेस्ड है। उसके साथ साथ साइन लैंग्वेज डे हर साल 23 ऑफ सितंबर को मनाते हैं, जिसका थीम साइन लैंग्वेज यूनाइट अस है। ठीक है, चले फिर अगले क्वेश्चन की ओर, मींस अगले करंट अफेयर की ओर। देखिएगा, अगला करंट अफेयर आता है, जलदूत ऐप लॉन्च की गई है। जलदूत ऐप, जिसे अभी हाल ही में डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा, जिसका मेन मोटिव क्या है कि इंडिया के अंदर ये ऐप का काम क्या है? द ऐप विल बी यूज्ड अक्रॉस द कंट्री टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ द सिलेक्टेड 2-3 वॉल इन अ विलेज। तो विलेजेस का, गांव के अंदर जो भी वॉल्स होते हैं, ठीक है, गांव के अंदर जो भी वॉल्स हैं, वो वॉल का वाटर लेवल चेक किया जाएगा। उनका वाटर लेवल चेक किया जाएगा। कुओं का मतलब वाटर लेवल चेक करने के लिए ये जल दूत ऐप अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। ऐप का नाम क्या है? जल दूत। इतना सा नाम याद रख लेना, जल दूत ऐप। जल दूत। और थोड़े टाइम पहले ना मेघदूत ऐप भी आई थी, ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए आई थी। पुराना हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कंफ्यूज ना हो ना। जलदूत वाटर लेवल को मेजर करने के लिए, मेघदूत ये वेदर को फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है, किसान जैसे ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या वेदर होने वाला है, उसके हिसाब से वो खेती करते हैं ना, तो उसके लिए किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद थी ये मेघदूत ऐप, जिससे ये वेदर फोरकास्टिंग को आराम से देख सकते थे। तो मेघदूत ऐप वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और उसके साथ साथ जलदूत ऐप ये वाटर लेवल को मेजर करने के लिए विलेजेस में वॉल्स के। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया दोनों के दोनों ऐप। चलो फिर चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की ओर। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु,
तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया इंडिया का पहला पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग क्या होता है? ठीक है, ये जो पानी में रहने वाली एक कह सकते हैं शाकाहारी मछली, ठीक है, पानी में रहने वाली वेजिटेरियन मछली, सी काओ भी बोलते हैं इसको, सी काओ। इसकी ना प्रजाति अभी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उसको बचाना है। तो अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम एक इसके लिए स्पेशल कंजर्वेशन रिजर्व बना रहे हैं। तो उसका नाम क्या है? डुगोंग। डुगोंग बोलते हैं ऐसी मछली को, डुगोंग बोलते हैं ऐसे समुद्र में पाए जाने वाले मैमल को, हार्बिवरस मैमल को। तो ये देख रहे हैं, तो मतलब समुद्र में जो पत्ते होते हैं ये उनको खाती है मछली, नॉन वेज नहीं है, ये वेजिटेरियन मछली है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में पाने वाले जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं मछलियां उनको खा लेती हैं, लेकिन नहीं, ये नहीं खाते, वेजिटेरियन मछली है। ये ओनली एंड ओनली वेजिटेरियन पर ही अपना जीवन पूरा का पूरा डिपेंडेंट रखती है। ठीक है, तो नाम क्या है इसका? डुगोंग। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर बन रहा है? तमिलनाडु में। बस इतना सा याद रखना है, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु की बात चल रही है ना? तमिलनाडु की बात चल रही है तो तमिलनाडु से रिलेटेड सारे प्रीवियस पॉइंट आपको पता है, मैं बार बार ऐसे रिवाइज करवाता रहता हूं ताकि ये चीजें याद हो जाए। तमिलनाडु की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला था, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर बनाया गया अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर। अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर गुंडे नेशनल पार्क में, तमिलनाडु में है ना गुंडे नेशनल पार्क, वहां पर बनाया गया अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर। तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट बना जिसने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना जिसने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना तमिलनाडु। ठीक है, मतलब जो गेम्स में सट्टे लगते हैं, पैसा लगता है, उसको इन्होंने बैन कर दिया और बाकी गेम्स पर भी रूल्स रेगुलेशन और स्टिक कर दिए थे इन्होंने। चलो, उसके साथ साथ और भी है तमिलनाडु के बारे में, बिल्कुल है। तमिलनाडु के अंदर अभी हाल ही में, तमिलनाडु के अंदर अभी हाल ही में एस्टेब्लिश किया गया क्या चीज? अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई विल बी एस्टेब्लिश एन एलिफेंट रिजर्व। अगस्त्य मलाई में पांचवा एलिफेंट रिजर्व बनाया गया। पांचवा एलिफेंट रिजर्व अभी तमिलनाडु का कहां पर बनाया गया है? वो बनाया गया है तमिलनाडु के अंदर अगस्त्य मलाई में। टोटल मिलाकर इंडिया में अब हो चुके हैं 32 एलिफेंट रिजर्व। पहले 31 थे, अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में एक नया बन गया, 32 हो गए एलिफेंट रिजर्व। और उसके साथ साथ कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है तमिलनाडु की। 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है तमिलनाडु की। तो ये सारी बातें तमिलनाडु से रिलेट करती हैं, एक बार दोबारा देख लो। तमिलनाडु के अंदर बना डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में बना है, ठीक है। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट कलर अवार्ड तमिलनाडु की पुलिस को मिला है। गुंडे नेशनल पार्क में अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर लगाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग को बैन करने वाला इंडिया का पहला स्टेट तमिलनाडु बना है। अगस्त्य मलाई में इंडिया का 32nd एलिफेंट रिजर्व बना है, तमिलनाडु में है अगस्त्य मलाई। और कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है। तो ये सारी बातें तमिलनाडु 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 से रिलेट कर रही थी। जब भी इन फ्यूचर तमिलनाडु का कोई भी और क्वेश्चन आएगा तो मैं ये सारी बातें आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, हर एक चीज बार बार रिवाइज करने से ही याद हो पाती है, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले अपने न्यूज की ओर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज REC। चलो अब देखो, मैंने आपको पहले जब भी पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था इंडिया में पहले 10 महारत्न कंपनी थी, फिर एक 11 हो गई, आज की डेट में 11 हो गई, फिर अभी अभी एक और बन गई। मतलब अब टोटल इंडिया में कितनी महारत्न हो गई? 12 महारत्न कंपनी हो गई। पहले इंडिया में 10 थी, पहले इंडिया में 10 थी, फिर 11वीं बनी थी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर अब 12वीं बनी है
11वीं कौन सी बनी थी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 12वीं बनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इंडिया की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट में इंडिया की कौन सी महारत्न कंपनी नई बनी है? 12th महारत्न कंपनी बनी है आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, कोई भी कंपनी महारत्न कब बनती है। पहली बात तो कोई भी प्राइवेट कंपनी महारत्न नहीं बन सकती, पढ़ाया हुआ ना। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, जिसको पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलते हैं, वही महारत्न स्टेटस पा सकती है। और जैसे सबसे टॉप वाला स्टेटस होता है महारत्न, याद है ना, महारत्न। फिर कौन सा होता है? नवरत्न। सेकंड पर जो आती है, जिनकी परफॉर्मेंस सेकंड पर होती है। और फिर थर्ड कौन सी होती है? मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ऐसा ही होता है। हाईएस्ट पर महारत्न, सेकंड पर नवरत्न और थर्ड पर मिनी रत्न होता है। और अगर किसी को नवरत्न बनना है तो पहले उसको मिनी रत्न बनना पड़ेगा। किसी को महारत्न बनना है तो नवरत्न होना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, सीधा कोई महारत्न थोड़ा ना बन जाएगी। महारत्न वही बनेगी जो पहले क्या होनी चाहिए? महारत्न वही बनेगी जो पहले नवरत्न हो। नवरत्न बनने के लिए मिनी रत्न बनना जरूरी है। और इनकी अपनी अपनी कंडीशन होती है कि उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए, है ना। तो उनकी अपनी अपनी कंडीशन है। और सबसे हाईएस्ट कंडीशन पे आती है महारत्न। आज की डेट में 12 महारत्न कंपनी है, 12 ही नवरत्न है। और यहाँ पर 73 मिनी रत्न कंपनी है। याद रख लेना, इंडिया में 12 महारत्न, 12 ही नवरत्न और मिनी रत्न है 73 कंपनी। ठीक है, महारत्न बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसके शेयर मार्केट में होने चाहिए। उसका नवरत्न होना जरूरी है। महारत्न बनने के लिए नवरत्न होना जरूरी है। शेयर मार्केट में शेयर होने चाहिए। उसका प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ऊपर हो, टर्नओवर 25,000 करोड़ से ऊपर हो और नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ऊपर हो। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी ये पांचों की पांचों कंडीशन पूरी कर लेती है, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी ये पांचों की पांचों कंडीशन पूरी कर लेती है, तो उसे महारत्न का स्टेटस दे दिया जाता है। इंडिया में 10 के नाम ये लिखे हैं, कौन कौन सी हैं? भेल, गेल, सेल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया। ये 10 तो ये हो गई, प्लस एक कौन सी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, प्लस एक और कौन सी? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। टोटल 12 महारत्न कंपनी इंडिया में काम करती हैं। टोटल आज की डेट में 12 महारत्न कंपनी इंडिया में काम करती है। ठीक है, याद रखनी है ये सारी बातें। चलें आगे, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। और हमारा अगला न्यूज क्या आता है? ओडिशा। ओडिशा को लेते हैं। ओडिशा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू पब्लिश एनसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज पर एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है ना। समझ गए ना, एनसाइक्लोपीडिया पहला स्टेट इंडिया का पहला स्टेट बना जिसने ट्राइबल कम्युनिटीज पर एनसाइक्लोपीडिया तो पता है ना, बचपन में पढ़ा होगा। एनसाइक्लोपीडिया घरों में भी बेचने आते थे बाहर कि ये एनसाइक्लोपीडिया है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन, चाहे कोई भी पेड़ के बारे में ले लो, चाहे कोई पशु के बारे में ले लो, सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती थी। तो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज पर एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश करने वाला इंडिया का पहला स्टेट ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा बना है। ठीक है, ओडिशा आता है। जैसे ही ओडिशा आया तो वही दिमाग के घोड़े ओडिशा की ओर दौड़ा लो। नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में टॉप किसने किया? ओडिशा ने। उसके साथ साथ ओडिशा की मो बस सर्विस को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड किसको मिला है? मो बस सर्विस को, ओडिशा की। उसके साथ साथ ओडिशा में अभी हाल ही में 10 नवंबर को मनाया गया माइलेट्स डे। माइलेट्स डे याद है ना? माइलेट्स ईयर कौन सा है? 2023, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट 2023। माइलेट्स डे 10 नवंबर को
मनाया गया ओडिशा में। नाउखाई फेस्टिवल, नाउखाई फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा के अंदर बाली यात्रा, बाली यात्रा को गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। बाली यात्रा को गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें ओडिशा के बारे में है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा ओडिशा के अंदर क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहला, ट्राइबल कम्युनिटीज का एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट ओडिशा। फूड सिक्योरिटी में टॉप आया ओडिशा। मो बस सर्विस को यूनाइटेड नेशन से अवार्ड मिला। 10 नवंबर को माइलेट्स डे ओडिशा में मनाया जाता है। नाउखाई फेस्टिवल ओडिशा और ओडिशा की बाली यात्रा को गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ये सारी चीजें ओडिशा 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 के बारे में इंपॉर्टेंट थी। समझ गए? हाँ भाई, अच्छे तरीके से रिलेट करते हुए पढ़ो। और ये चीजें मैंने पहली बार थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। जैसे ओडिशा आया तो 4-5 पॉइंट तो पुराने वाले ही हैं, एक आधा ही नया ऐड किया होगा। पुराने वाले रिवाइज करो, नया अपनी नॉलेज में ऐड करते चलो। ठीक है, पुराने वाले रिवाइज करते चलो, नया ऐड करते चले जाओ। बस यही स्ट्रेटेजी को अपनाते चलो, काम आसान होते चले जाएंगे। देखो अगला आता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है रानीपुर टाइगर रिजर्व इन चित्राकोट। रानीपुर टाइगर रिजर्व एक नया टाइगर रिजर्व बना है जो जो यूपी के अंदर बनाया गया है। यूपी के अंदर बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी के अंदर बनाया गया है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व है। तो क्वेश्चन आ जाए, इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है? 53। 53rd कौन सा बना? रानीपुर। और इससे पहले 52nd जो बना था वो बना था रामगढ़ विषधारी। 52nd जो बना था वो बना था रामगढ़ विषधारी, और ये बना था राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी बना था राजस्थान में। ये तो था हमारा 52nd, 52वां टाइगर रिजर्व। अब बना 53rd, जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। 53rd रानीपुर टाइगर रिजर्व, 52nd रामगढ़ विषधारी। ये दो नए टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में इंडिया में बनाए गए हैं। ठीक है, चलो, तो ये भी पता चल गया दोनों टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में बने हैं। आगे चलें फिर अपने नए करंट न्यूज की ओर। यहां तक अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया ना? ठीक है, पॉइंट को अच्छे तरीके से समझोगे तो चीजें अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। महाराष्ट्र कैबिनेट, जिसके महाराष्ट्र कैबिनेट चेयर बाय द चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, अप्रूव किया चिपी एयरपोर्ट इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर, फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर एमपी बैरिस्टर नाथ पाई। हाँ भाई, तो अब यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो चिप्पी एयरपोर्ट था, चिप्पी एयरपोर्ट का नाम एमपी बैरिस्टर नाथ पाई जी के नाम पर रखा गया है। सिंपल सा, एमपी बैरिस्टर नाथ पाई जी के नाम पर रखा गया है चिप्पी एयरपोर्ट, जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। अब एयरपोर्ट का नाम चेंज हो गया, एयरपोर्ट का नाम चेंज हो गया। अब एयरपोर्ट के नाम तो चेंज करना बहुत ही चल रहा है अभी हाल ही में। चिप्पी एयरपोर्ट का नाम एमपी बैरिस्टर नाथ एयरपोर्ट। गोवा के अंदर जो मोपा एयरपोर्ट है, इसका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, मनोहर पारेकर जी के नाम पर रख दिया है। मनोहर पारेकर जी के नाम पर गोवा के अंदर मोपा एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है। होलोंगी एयरपोर्ट, होलोंगी एयरपोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम डोनयी पोलो जी के नाम पर रख दिया गया। डोनयी पोलो एयरपोर्ट बना दिया इसको। क्या नाम बना दिया? डोनयी पोलो। और चंडीगढ़ के अंदर जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो ये सारे अभी हाल ही में एयरपोर्ट के नाम चेंज हुए, दोबारा देख लो। सबसे पहला महाराष्ट्र का चिप्पी एयरपोर्ट बना बैरिस्टर नाथ पाई एयरपोर्ट। गोवा का मोपा एयरपोर्ट बना मनोहर पारेकर एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश का होलोंगी एयरपोर्ट बना डोनयी पोलो एयरपोर्ट। और चंडीगढ़ का एयरपोर्ट बना भगत सिंह एयरपोर्ट। और इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन रहा है
लद्दाख एयरपोर्ट। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट जो लद्दाख में पड़ता है। लेह एयरपोर्ट जो लद्दाख में पड़ता है वो इंडिया का पहला पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। फिर चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज आता है, चाइना है सक्सेसफुली लॉन्च 2 न्यू एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। चाइना ने अभी हाल ही में लॉन्च किए, चाइना ने लॉन्च किए दो नए सैटेलाइट जिसका नाम शियान 14 एंड शियान 15 है। बस इतना सा नाम याद रखो। शियान होता है एक्सपेरिमेंट चाइनीज भाषा में, शियान 14 एंड 15, शियान 14 एंड 15 जिसको कुएजोउ A1 एयर करियर रॉकेट से यूज करके भेजा गया है। दो नए सैटेलाइट का नाम शियान, मतलब ना सिंपल क्वेश्चन अगर आ गया तो ये आ सकता है शियान रॉकेट कौन से देश का है, शियान सैटेलाइट शियान सैटेलाइट कौन से देश का है, तो शियान 14 हो 15 हो ये चाइना के हैं। नाम याद रख लेना, शियान चाइना, चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA, चाइनीज स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अभी हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया जो 27 सितंबर को होता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे जिसका इस बार का थीम था रीथिंकिंग टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म डे हर बार 27 सितंबर को, मेरा फ्रेंड का बर्थडे होता है और वो बहुत घूमता है 27 सितंबर, मैंने तो वहीं से याद रख लिया कि उसके बर्थडे वाले दिन होता है टूरिज्म डे। ठीक है, 27 सितंबर को बनाया जाता है टूरिज्म डे जिसका इस बार का थीम रीथिंकिंग टूरिज्म रखा गया था। ठीक है, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने इस दिन एक रिपोर्ट पब्लिश की, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 ये रिपोर्ट आई और इसमें क्या बोला इन्होंने, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव एमर्ज एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा लोकेशन वो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। ठीक है, वो कहते हैं कि पिछले साल जो टोटल विजिटर रहे 2021-22 में वो रहे हैं कितने, 3,18,673, जो पिछले साल के कंपैरेटिवली कम है। कम तो है लेकिन कोई बात नहीं, कोविड के चक्कर में तो कम होना बनता है। ठीक है, चलिएगा, द टोटल नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर इन 2021-22 इतने रहे थे जो डिक्लाइन हो गए पिछले साल के कंपैरेटिव में। ठीक है, UAE was the leading source country for the international India national departure from followed by the US and Qatar। मतलब सबसे ज्यादा लोग जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं UAE से, USA से, कतर से इंडिया में घूमने के लिए आ रहे हैं। और सबसे जो मोस्ट पॉपुलर प्लेस है देखने वाला, ठीक है, वो जो देखने वाला मोस्ट पॉपुलर प्लेस है उन्होंने यहाँ पर बताया है ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है। ये फेमस प्लेस है इंडिया में घूमने वाले इस लिस्ट के अनुसार डोमेस्टिक विजिटर्स के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स आया जिसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दिखे। ठीक है, कहां से दिखे, UAE, US, कतर से। ये रिपोर्ट आई, कब आई ये रिपोर्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे वाले दिन जो 27 सितंबर को होता है, जिसका इस बार का थीम क्या था, रीथिंकिंग टूरिज्म, रीथिंकिंग टूरिज्म। ठीक है, बस इतना सा याद रख लेना। ये वाले महाराष्ट्र और तमिलनाडु टॉप पे रहे हैं, कहां से सबसे ज्यादा टूरिज्म आता है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर विजिटर लोकेशन ताजमहल रही है। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया, has completed 8 year on 25th of September 2022। 2014 में इंडिया में मेक इन इंडिया शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया शुरू हुआ था जिसका मेन मोटिव क्या था, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, बाहर से चीजों को ना मंगवाना पड़े, इंडिया में ही सामान बने, तभी तो मेक इन इंडिया बनाया गया था।
तो मेक इन इंडिया को भी 8 साल पूरे हो चुके हैं 25 सितंबर 2022 को। 2014 में लॉन्च हुआ था। इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा? बेसिकली 70% जो टॉयज का इंपोर्ट इंडिया में बाहर से होता था, टॉयज का इंपोर्ट बाहर से होता था, वो कम हो गया। 70% इंपोर्ट, 70% जो खिलौने बाहर से इंडिया में आते थे अब वो नहीं आते हैं। एफडीआई इनफ्लो हुआ इंडिया में, एफडीआई बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंक्रीज हुआ है। इस किसकी वजह से? मेक इन इंडिया की वजह से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, रिसेंट में अभी हाल ही में कौन से प्लान को 8 ईयर कंप्लीट हुए हैं? वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को 8 साल पूरे हुए हैं 25 सितंबर को। 25 सितंबर वही जिस दिन दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाती है, और इस दिन मनाया जाता है अनंतोदय दिवस। मेरा बर्थडे भी होता है, याद करवाया था ना मैंने। 25 सितंबर को अनंतोदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की याद में। और इसी दिन ही मेक इन इंडिया भारत में 2014 में शुरू हुआ था। चलो आगे बात करते हैं आरोग्य मंथन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनोग्रेटेड द 2 डे लॉन्ग आरोग्य मंथन। आरोग्य मंथन नाम का अभी हाल ही में प्रोग्राम शुरू किया गया मनसुख मंडाविया के द्वारा। जो प्रोग्राम मनाया गया 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन 2022 प्रोग्राम अभी हाल ही में हुआ। आरोग्य मंथन 2022 प्रोग्राम अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, जिसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा? अभी ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसमें टॉप स्टेट कौन सा रहा है? आंध्र प्रदेश। टॉप परफॉर्मिंग टॉप परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फैसिलिटी कौन सा हॉस्पिटल दे रहा है? वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धारवाड़ कर्नाटक का। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उत्तर प्रदेश। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है? वो आंध्र प्रदेश रहा है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उत्तर प्रदेश रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज के मामले में। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इस योजना में परफॉर्म किसने किया है? वो है आंध्र प्रदेश। लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटीज वाला सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है? वो रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि सर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या लगाएं, ऐसा आएगा नहीं। ठीक है, दोनों में से या तो एक ऑप्शन में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। बस इतना सा याद रख लेना, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कितने साल अभी हाल ही में पूरे हुए? 4 साल अभी हाल ही में पूरे हुए, जिसके उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन 2022 प्रोग्राम अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें टॉप स्टेट कौन सा रहा? आंध्र प्रदेश। और टॉप हॉस्पिटल कौन सा रहा है? धारवाड़ कर्नाटका का, धारवाड़ कर्नाटका का रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एमओयू साइन किया है, अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनसीसी के साथ। एनसीसी के साथ पुनीत सागर अभियान के लिए, पुनीत सागर अभियान और ट्राइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम। ठीक है, बेसिकली जो ये हमारा कह सकते हैं ना कि एनवायरनमेंट को साफ बनाने के लिए जितने भी नदियां हैं, झीलें हैं, उससे रिलेटेड समुद्र के किनारे हैं, उसको साफ बनाने के लिए ये अभियान, पुनीत सागर अभियान के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने हाथ मिलाया है। किसके साथ? एनसीसी के साथ। आप लोगों ने कॉलेजेस में देखा होगा एनसीसी एनएसएस ज्वाइन कर रखा होगा बहुत सारों ने। ठीक है, एनसीसी के साथ किसने हाथ मिलाया है? पता चल चुका है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। किस लिए हाथ मिलाया? पुनीत सागर अभियान के लिए। बेसिकली जिसका मेन मोटिव है नदियां, झीलें, समुद्र के किनारे इनको साफ करना, उसके लिए एनसीसी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अमेज़न। अमेज़न ने अभी हाल ही में कोलैबोरेशन किया है एएमपी एनर्जी इंडिया के साथ। एएमपी एनर्जी इंडिया के साथ ये बना रहे हैं पहला रीन्यूएबल एनर्जी टू सेट अप इट्स फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में ये पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 420 मेगावाट का राजस्थान में, जिसके लिए अमेज़न ने हाथ मिलाया है एएमपी एनर्जी इंडिया के साथ।
एएमपी एनर्जी इंडिया के साथ हाथ मिलाया है अमेजोन ने। ये दोनों मिलकर राजस्थान में लगा रहे हैं इंडिया का पहला पहला अपना मतलब अमेजोन का पहला पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट 420 मेगावाट का 420 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट ये लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे? राजस्थान में। मतलब सिंपल क्वेश्चन आ जाए, अमेजोन 420 मेगावाट का अपना पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट इंडिया में कहां लगा रहा है? ठीक है, अमेजोन 420 मेगावाट का अपना पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर लगा रहा है इंडिया में? राजस्थान में। कौन से प्लेस पर? राजस्थान में लगाया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं इंडियन ओरिजिन यूके होम सेक्रेटरी सुएला बारवेरमन ने जीता है पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है 20th एडिशन ऑफ एशियन अचीवर अवार्ड 2022 सेरेमनी in London, UK. The award recognized the outstanding work of such individual within the South Asian country. South Asian country में काम करने के कारण, एक बढ़िया अपना परफॉर्मेंस देने के कारण, कह सकते हैं कि अच्छा लीडरशिप करने के कारण इंडियन ओरिजिन की यूके की होम सेक्रेटरी जिनका नाम है सुएला को मिला है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। सुएला को कौन सा अवार्ड मिला है? देखो, ये कहते हैं कि देखो शक्ल सूरत मायने नहीं रखती है, जब बंदे के अंदर काबिलियत हो। कई सुंदर लोग भी ऐसे धक्के खा रहे होते हैं और कहीं इतने सुंदर ना होने के बावजूद भी एक अच्छी लेवल पर पोस्ट पर स्टैंड होते हैं। तो सुंदरता कहीं मायने नहीं रखती है, याद रखना। ये आप लोग देख रहे हैं सुएला को मिला है फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? सुएला को मिला है। और आशा पारेख को इस बार मिला है 52nd आशा पारेख जी को मिला है 52nd दादा साहिब फाल्के अवार्ड। सभी को पता है सिनेमा के जगत का बहुत ही माना ताना अवार्ड, हाईएस्ट प्राइज भी कह सकते हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो मिला है इस बार आशा पारेख जी को मिला है। आशा पारेख दादा साहिब फाल्के, आशा पारेख जी को दादा साहिब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। और पहली बार दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो 1969 में बना था, ये पहली बार मिला था देविका रानी को। देविका रानी को पहला दादा साहिब फाल्के मिला था। अभी किसको मिला है? आशा पारेख जी को मिला है, जो इनका सिनेमा की फील्ड में इतना बड़ा योगदान रहा, इतने सालों तक इन्होंने अपने जीवन के इतने साल सिनेमा को दिए, उसके लिए इनको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा का अवार्ड है। और पहला दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1969 में जब ये शुरू हुए थे, देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को दिया गया था। चलो, सृष्टि बख्शी एन इंडियन मार्केटर टर्न्ड वुमेन राइट एक्टिविस्ट एंड फाउंडर ऑफ क्रॉसबो माइल मूवमेंट has won the Changemaker Award at a United Nations Sustainable Development Goal Action Award 2022 held at a ceremony of Bonn, Germany. जर्मनी के अंदर ना, जर्मनी में जो बॉन है, वहां पर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड अनाउंस हुए। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड अनाउंस हुए। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड अनाउंस हुए, जिसमें चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला है? चेंज मेकर अवार्ड मिला है सृष्टि बख्शी जी को। तो नाम याद रखना है, सृष्टि बख्शी को कौन सा अवार्ड मिला है? चेंज मेकर अवार्ड। सृष्टि बख्शी को कौन सा अवार्ड मिला है? चेंज मेकर अवार्ड। ठीक है, चलिएगा फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। और अगला पॉइंट क्या आता है? इनकी डॉक्यूमेंट्री रही थी, शी क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। ठीक है, रिवीलिंग द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ करेज वॉर्म वुमेन ऑफ माई बिलियन। वुमेन ऑफ माई बिलियन, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए इन्हें चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक बुक आई, वाइल्ड लाइफ इंडिया 50, सेविंग द वाइल्ड सिक्योरिंग एंड फ्यूचर।
सेविंग द वाइल्ड सिक्योरिंग एंड फ्यूचर, ये बुक कभी किसके द्वारा लिखी गई? मनोज कुमार मिश्रा जी के द्वारा। मनोज कुमार मिश्रा जी के द्वारा बुक को लिखा गया है। ये बुक पब्लिश जो हुई इन द 50th एनिवर्सरी ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो 50 साल मनाया गया है उसी के उपलक्ष्य में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। अब दिसंबर 2022 चल रहा है, 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ये बुक लॉन्च की गई है, वाइल्ड लाइफ एट द रेट 50, सेविंग द वाइल्ड सिक्योरिंग द फ्यूचर। सेविंग द वाइल्ड सिक्योरिंग द फ्यूचर, जिसके चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन कह रहा हूं, ऑथर। जिस बुक के ऑथर का नाम क्या है? मनोज कुमार मिश्रा। बुक के ऑथर का नाम मनोज कुमार मिश्रा है। एनपीसीआई कितनी बार पढ़ा रखा है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने भीम ऐप बनाई, जिन्होंने यूपीआई बनाया। भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई, यूपीआई भी पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लास्ट क्लास में पढ़ा था यूपीआई लाइट, जिसमें वो 2000 रुपए जो है वो मैक्सिमम वॉलेट में रख सकते थे, बिना इंटरनेट के आप 200 रुपए की ट्रांजेक्शन आसानी से एक दूसरे के साथ कर सकते थे। यूपीआई लाइट, ठीक है। भीम ऐप, यूपीआई, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, फास्टैग, ये सब किसने बना रखे हैं? एनपीसीआई ने तो बनाया है। एनपीसीआई के जो एमडी हैं दिलीप असबे, एमडी एंड सीईओ दिलीप असबे, दिलीप असबे जी की ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है आने वाले 5 सालों तक के लिए, 2028 तक। 2028 तक एनपीसीआई के जो एमडी एंड सीईओ रहेंगे वो दिलीप असबे रहेंगे। दिलीप असबे एमडी एंड सीईओ 2022 तक एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। आगे, सीनियर एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी इंडिया के बने हैं 15th अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है ना, सभी को अगर पता हो तो, जो हमारा जो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में जैसे, यार सिंपल सी बात, एक होते हैं एडवोकेट जनरल, एक होते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट को कोई भी सलाह चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा वकील कह सकते हैं, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लॉयर, सेंटर गवर्नमेंट का, सेंटर गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा लॉयर है, जो सारे के सारे केसेस को देखेंगे सेंटर गवर्नमेंट के, वो बने हैं अटॉर्नी जनरल हमारे आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी, जिन्होंने के वेणुगोपाल जी को रिप्लेस किया है। के वेणुगोपाल को रिप्लेस करते हुए आर वेंकट रमनी इंडिया के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े वकील। जैसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को कोई सलाह चाहिए लीगल मैटर पर, प्रेसिडेंट को सलाह चाहिए, तो वो किससे लेंगे? ये किससे? अटॉर्नी जनरल से। और यही सेम एज इट इज स्टेट लेवल पर बनने होते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, ठीक है। एक होते हैं अटॉर्नी जनरल जो सेंट्रल लेवल पर होते हैं, एडवोकेट जनरल हर एक स्टेट में अलग अलग मिलेंगे, हर एक स्टेट में एडवोकेट जनरल मिलेंगे। जैसे अटॉर्नी जनरल सलाह किसको देते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। वैसे ही एडवोकेट जनरल सलाह किसको देते हैं? गवर्नर को, सीएम को। स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल, सेंट्रल लेवल पर अटॉर्नी जनरल। सेंटर के सबसे बड़े जो कह सकते हैं वकील होते हैं, वो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो अभी आर वेंकट रमनी बने हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फॉर्मर इंडियन मेंस टीम कैप्टन दिलीप तिर्के, दिलीप तिर्के अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दिलीप तिर्के। हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं दिलीप तिर्के। ही हैज बिकम द हॉकी इंडिया फर्स्ट प्लेयर प्रेसिडेंट। तो हॉकी इंडिया के पहले प्लेयर प्रेसिडेंट, पहले प्लेयर प्रेसिडेंट भी कौन बने हैं? जिनका नाम क्या है? दिलीप तिर्के। दिलीप तिर्के हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट, दिलीप तिर्के हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आगे, अनंतोदय दिवस अभी अभी तुम्हें पढ़ाया है। मेरी जयंती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी तभी होती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या मेरी जयंती पर अनंतोदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सितंबर के वीक 4 के थे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़े, देखे। और अगर मैंने पहले भी बताया, पीडीएफ अगर किसी को चाहिए हो इनकी,
तो शुभम सर को बोल दीजिएगा, मैं सेंड करवा दूंगा, पीडीएफ में से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैसे याद हो रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, अच्छे तरीके से देखते रहो, समझते रहो और इसे माइंड में डालते चलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अक्टूबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच।